अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 16 ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फ्रॉम द बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। चैप्टर आउटलाइंस हैं व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, व्हाट डू कल्चर्स डू, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग कल्चर, हाउ एम्प्लॉयज लर्न कल्चर, creating an ethical organizational culture. Sixth is creating a positive organizational culture, spirituality and organizational culture, और लास्ट वन इज ग्लोबल implications. वन बाय वन देख लेते हैं. What is organizational culture? Definition: it refers to system of shared meaning held by members that distinguishes the organization from the other organization. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा सिस्टम या मतलब आपको कोई ऐसे तरीकाकार नजर आ रहे होते हैं या ऐसा बिहेवियर नजर आ रहा होता है जो शेयर्ड होता है, जो सबका जो कुछ कॉमन होता है वहां के एम्प्लॉयज में. तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड. 7 primary characteristics which take part in developing organizational culture are 7 characteristics हैं जो कि following: innovation and risk taking, whether the employees are encouraged or discouraged to be innovative and take risks. कि क्या ऑर्गेनाइजेशंस बस एक ही तरह से चलना चाहती हैं या वो अपने प्रोसेसेस में या अपने प्रोडक्ट में या सर्विसेज में इनोवेशन लाना चाहती हैं, या अगर कोई एम्प्लॉय अगर कोई हट के काम करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है या नहीं किया जाता, या उसको डिस्करेज किया जाता है. सेकंड, अटेंशन टू डिटेल, to which extent employees are expected to exhibit analysis, precision and attention to details. मतलब एम्प्लॉयज से किस हद तक डिटेल्स एक्सपेक्ट की जा रही होती है, मतलब कि एम्प्लॉयज डिटेल्स में जाने के आदी भी हैं या नहीं, मतलब एनालिसिस वगैरह, प्रिसीजन वगैरह, इस तरह का कोई कल्चर है या नहीं. मतलब किस हद तक वो अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी किस हद तक डिटेल्स में जाते हैं, अगर कोई चीज़ समझनी है तो उसका एनालिसिस वगैरह किस तरह से करते हैं, या बस बिस्मिल्लाह पढ़ी और बस काम शुरू कर दिया. आउटकम ओरिएंटेशन, डू मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द रिजल्ट्स और आउटकम्स, कि क्या सिर्फ रिजल्ट्स और आउटकम्स पे फोकस किया जाता है या फिर रादर देन प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स यूज्ड टू अचीव दैम. ज़रूरी तो नहीं है कि आपने जो एक काम करने के लिए प्रोसीजर इख्तियार किया है या आपने टेक्निक यूज़ की है और आप उसमें सक्सेसफुल भी हो जाएं. ये ज़रूरी तो नहीं है, आप फेल भी हो सकते हैं. मतलब क्या जो कंपनी है वो सिर्फ रिजल्ट को देखती है कि मतलब एप्रिसिएशन किस बेस पे है, रिजल्ट्स पे है, आउटकम्स पे है, या आपकी जो आपने मेहनत की है, जो आपने टेक्निक्स यूज की हैं, जो आपने इनोवेटिव टेक्निक्स यूज की हैं, उनको भी अप्रिशिएट किया जाएगा. तो ये भी एक कल्चर का पार्ट है. पीपल ओरिएंटेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आउटकम्स ऑन द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के जो आउटकम्स हैं उनका क्या इफेक्ट है लोगों पे, जो क्या उनको कोई अप्रिसिएशन मिलेगी या उनको उनकी जो जॉब है वो किस तरह से इंप्रूव होगी उसमें, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी. टीम ओरिएंटेशन, डू द टास्क आर ऑर्गेनाइज अराउंड द टीम्स रादर देन इंडिविजुअल्स, क्या मतलब टीम्स में काम होता है या इंडिविजुअली काम करते हैं सब. एग्रेसिवनेस, डू द पीपल आर इजी गोइंग, कि क्या सब लोग जो हैं वो इजी गोइंग, मतलब उनके पोलाइट बिहेवियर टाइप आप कह सकते हैं, या एग्रेसिव एंड कॉम्पिटेटिव है. स्टेबिलिटी, द डिग्री टू विच organizational activities emphasis on maintaining the status quo in contrast to growth. ये वही बात है इनोवेशन वाली, अगर आप इनोवेशन की तरफ नहीं जाते तो आपका जो स्टेटस क्वो में आप रहते हैं, मतलब आपने बस जैसे हैं बस वैसे ही हैं. जैसे हमारी जो सरकारी या हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्योंकि जेब से पैसा नहीं जा रहा होता तो इसलिए उन्हें जो है ना वो पेन नहीं होती, और वो कहते हैं बस ठीक है जैसे चल रहा है उन्हें चलने दो, कोई बात नहीं. तो वो ग्रोथ की तरफ तो जाते ही नहीं है. बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनका कोई मिनिस्टर वगैरह अच्छा आ जाए, कोई पढ़ा लिखा, तो वो शायद ग्रो कर जाए. अदरवाइज हम लोग, हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनका माइनस में जाने की रीज़न ही ये है कि उन्होंने ग्रोथ के बारे में सोचा ही नहीं, उनके अपने पैसे लग नहीं रहे थे इसलिए उन्हें परवाह कोई नहीं, ना ही किसी ने सोचा ऐसा कुछ करने के लिए. खैर, होप फॉर द बेस्ट. आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव होती हैं और चीज़ें ख़राब होके ही इंप्रूव होती हैं. Some other researchers have described the culture into 4 different type
टाइप्स बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव वैल्यूज। मतलब उसने एक कुछ और रिसर्चर्स के मुताबिक ये चार किस्म, ये चार टाइप्स हैं, मतलब ये भी कल्चर का पार्ट है, मतलब ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड है। क्लैन, कोलैबोरेटिव एंड कोहेसिव, मतलब सब मिलके रहते हैं इकट्ठे। एडोक्रेसी के जो वहाँ के जो लोग हैं वो इनोवेटिव हैं एंड अडेप्टेबल हैं, मतलब जो चेंज है मार्केट में वो उसको अडेप्ट भी करते हैं, या अगर नई टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। हायरार्की, कंट्रोल्ड एंड कंसिस्टेंट। हायरार्की का मतलब ये होता है कि आपने पहले फॉर एग्जांपल अगर हम एचआर को देख लें या हम अगर एम्प्लॉयज को देख लें तो ऑफिसर है, देन एग्जीक्यूटिव है, देन असिस्टेंट मैनेजर है, देन मैनेजर है, तो इस तरह से चल रहा है, या सबका एक ही लेवल है। मार्केट कॉम्पिटिटिव बेस्ड है या कस्टमर फोकस्ड है, मतलब सॉरी कॉम्पिटिटिव भी है एंड कस्टमर फोकस्ड भी है। तो ये चार पॉइंट्स हैं। स्टडीज हैव शोन दैट द पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड वाज हाई इन क्लैन कल्चर। इस क्लैन कल्चर में पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड था। देन इनोवेशन वाज स्ट्रॉन्ग इन मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर में इनोवेशन ज़्यादा थी क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस है और कस्टमर फोकस्ड है। एंड अगेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाज गुड इन द मार्केट कल्चर। जो परफॉर्मेंस है वो भी मार्केट कल्चर में ज़्यादा उसकी बेहतर है उसमें। दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक। सॉरी यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, ये थोड़ा और भी है। कल्चर इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म, मतलब ये लोगों को बताया जाता है इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव है और लोग इसे सीखते हैं। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव बिकॉज एम्प्लॉयज परसीव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्योंकि लोग इसे सीखते हैं, लोग देखते हैं और लोग उस पर अमल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज टीम वर्क, क्या टीम वर्क को इनकरेज किया जाता है? डज इट रिवॉर्ड इनोवेशन, क्या इनोवेशन को रिवॉर्ड किया जाता है? इन कॉन्ट्रास्ट, अगर हम जॉब सेटिस्फेक्शन को देखें तो इट इज इवेल्युएटिव, मतलब इसमें इवेल्युएशन इन्वॉल्व है, मतलब इसमें आप एनालिसिस करते हैं। हाउ एम्प्लॉयज फील अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेशंस, रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस एटसेट्रा, मतलब एम्प्लॉयज क्या फील करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस कैसी हैं। देन, do organizations have uniform cultures? Organizations culture represent a common perception that the organization members hold. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं उनका कल्चर सेम हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ज़्यादातर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में देयर इज अ डोमिनेंट कल्चर, एक डोमिनेंट कल्चर होता है और दूसरा सब कल्चर होता है। डोमिनेंट कल्चर एक वो होता है कि लेट्स से बड़ी कंपनी है, हम फॉर एग्जांपल कोई टेलीकॉम देख लेते हैं, अगर हम मोबिलिंग देख लें तो मोबिलिंग का एज अ होल एक शेयर्ड कल्चर होगा, ठीक है। देन सब कल्चर मतलब उसके डिपार्टमेंट वाइज होगा या रीजन टू रीजन होगा, यहाँ का अलहदा होगा, पंजाब का अलहदा होगा, सिंध का अलहदा होगा, ठीक है। या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी कर सकता है, लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करेगा और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करेगा। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर, if the organization's mission and core values of organization are widely shared among the majority of employees, then the culture is strong. अगर तो जो वैल्यूज हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड हैं और लोग उस पर अमल करते हैं, दैट मीन्स के कल्चर इज स्ट्रॉन्ग। और अगर नहीं करते तो मतलब जो वाइस वर्सा है वो वीक कल्चर है। कल्चर वर्सेस फॉर्मलाइजेशन, हाई फॉर्मलाइजेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डरलीनेस। मतलब अगर फॉर्मल रूल्स फॉलो किए जाएंगे, मतलब आपने अगर ड्रेसअप होके जाना है रोज ऑफिस और फिर आपने टाइम से पहुंचना है, आपका हर चीज़ का टाइम है और आपने, तो उसमें क्या होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रिडिक्शन ज़्यादा होंगी, कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा होगी और हर चीज़ ऑर्डर्स के साथ हो रही होती है। कल्चर एंड फॉर्मलाइजेशन आर टू रोड्स फॉर द सेम डेस्टिनेशन, एक ही डेस्टिनेशन की तरफ दो रोड्स जाती हैं। कल्चर ने भी वहीं पे जाना है, फॉर्मलाइजेशन ने भी वहीं जाना है। इफ कल्चर इज स्ट्रॉन्ग, अगर तो कल्चर स्ट्रॉन्ग है एंड वाइडली एक्सेप्टेड और वाइडली उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, देन ऑर्गेनाइजेशंस लेस नीड टू बी कंसर्न विद द डेवलपिंग फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गाइड द एम्प्लॉय बिहेवियर। अगर कल्चर स्ट्रॉन्ग है
तो फिर वो फॉर्मल रूल्स बनाने की जरूरत, फिर कंपनी को उस तरह से जरूरत नहीं पड़ती कि लाजमी बनाने हैं, क्योंकि कल्चर स्ट्रांग है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया हुआ है और लोग उसको वाइडली शेयर्ड भी है। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। व्हाट डू कल्चर्स डू? एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्या काम करता है या उसके क्या फंक्शंस होते हैं? कल्चर फंक्शंस। कल्चर डिफाइंस द रूल ऑफ गेम। कल्चर डिफाइंस बाउंड्रीज। बाउंड्रीज बताता है। इट डिफरेंशिएट्स वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनदर। एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे से अलहदा शो करता है क्योंकि कल्चर अलहदा होता है। इट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी टू ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। मेंबर्स की आइडेंटिटी बन जाता है। कल्चर सर्व द पर्पस विच इज लार्जर दैन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब इंडिविजुअल का वहाँ पे अपना कोई कल्चर नहीं रहता या उसका अपनी कोई आइडेंटिटी उस तरह से नहीं, प्रोफेशनली तो रहती है लेकिन कल्चर वाइज नहीं रहती, क्योंकि सबका एक शेयर्ड मीनिंग आ जाता है, शेयर्ड बिहेवियर आ जाता है, शेयर्ड एटीट्यूड्स, शेयर्ड कल्चर। इट improves the stability of social system. It sets standards for what employees should say and do. मतलब ये बताता है, कल्चर आपको इन्फॉर्म करता है, ये कल्चर आपको गाइड करता है कि what is expected from them, कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या बात करनी चाहिए। It is sense making and control mechanism that guides and shape employees behavior and attitude. Implementation of culture in decentralized organization is so important। मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब जहाँ पे जो एक ही जगह पे नहीं होती बल्कि डिसेंट्रलाइज होती हैं, उनका एक ऑफिस कहीं पे है, एक ऑफिस कहीं पे है, मतलब लोकेशन वाइज डिस्पर्स्ड होती हैं। बट एज देयर इज लेस इंटरेक्शन, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन कम होता है एंड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, सो इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट प्रॉपर कल्चर प्रैक्टिसेस इन सच ऑर्गेनाइजेशंस। इसलिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रॉपर कल्चर वो उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, होल्ड नहीं होता, कांटेक्ट नहीं है। इसलिए इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फिट, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है और इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो बिल्कुल सेम है या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इट इज़ टू से दैट द एम्प्लॉय और जॉब applicant behavior and attitude is compatible with the organization's culture. That means companies put their maximum effort while selecting the employee who they think is suitable and can maintain the image of the company. इसलिए जो सिलेक्शन का जो टाइम है तो उस टाइम पे आप ऐसा एम्प्लॉय सेलेक्ट करें जो आपको लगता है कि वो इसको परसू करेगा आपके कल्चर को, ना कि उसे आगे खराब करेगा, या जिसका एटीट्यूड जो है वो ऑलरेडी कंपनी के साथ मैच करता हो। कल्चर क्रिएट्स क्लाइमेट। द शेयर्ड परसेप्शंस organization members have about their organization and work environment। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या वर्क एनवायरनमेंट के बारे में क्या ख्याल रखते हैं या क्या सोच रखते हैं इज टर्म्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। Analysis have shown that the psychological climate is strongly related with the job satisfaction, involvement, motivation, and commitment. And positive workplace climate is directly linked with the higher customer satisfaction। मतलब अगर अच्छा साइकोलॉजिकल क्लाइमेट होगा ऑर्गेनाइजेशन का तो एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन, इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेशन, कमिटमेंट, ये सब कुछ अच्छा होगा। और अगर ये सब कुछ अच्छा होगा तो इन द एंड क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि जो जो लोग हैं वो अगर खुश हैं तो वो अच्छा काम करेंगे और इन द एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कंपनी का पर्पस है या जो कंपनी का जो एम है। A person who encounters positive climate for performance will try to perform better on job and will believe that other employees support his or her success। अगर एक कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो पॉजिटिव क्लाइमेट फेस करता है कंपनी में परफॉर्मेंस रिलेटेड अगर वो पॉजिटिव क्लाइमेट को फील करता है, ये एक्सपीरियंस करता है, तो वो खुद भी अच्छा काम करने की कोशिश करेगा और उसको लग रहा होगा कि जैसे जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं या उसकी खुशी में वो खुश हो रहे हैं। इसी तरह से
If a person encounters positive climate for diversity, अगर डाइवर्सिटी से रिलेटेड पॉजिटिव क्लाइमेट पाया जाता है कंपनी के अंदर, देन ही विल इंटरेक्ट विद एवरीवन इन द कंपनी विदाउट थिंकिंग अबाउट द डेमोग्राफिक बैकग्राउंड्स, कि लोग कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, मतलब कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, या इवन रिलीजियस में अगर आप देख लें कि कोई अगर मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई भी उसका वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसको पॉजिटिव जो क्लाइमेट है वो उसने देखा है, वहां पे एक्सपीरियंस किया है। कल्चर एज अ लाइबिलिटी, कल्चर कभी कभी लाइबिलिटी भी बन जाती है। स्ट्रॉन्ग कल्चर इन कंपनी कैन enhance कमिटमेंट एंड इंक्रीज द कंसिस्टेंसी ऑफ एम्प्लॉयज बिहेवियर। ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग कल्चर अगर है तो वो क्या करेगा कि एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है उसे कंसिस्टेंट रखेगा, बट इट कैन इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन नेगेटिव वे। हाउ, देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ चली जाए तो इसका क्या मकसद है? When organization becomes institutionalized, that means it is valued for itself and not for its products and services. It becomes rigid, मतलब वो अपने जो वैल्यूज हैं उनका ज्यादा ख्याल रखती है कंपनी, ना कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। वो अपने बस ओरिजिनल गोल्स पे बैठे रहेंगे कि जो बस ठीक है, जो एक दफा गोल सेट कर दिए गए हैं वो ठीक है, बस हमने उन्हीं पे काम करना है, इवन इफ द गोल इज नो लॉन्गर रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री। क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है और इंडस्ट्री में इनोवेशन डे बाय डे आ रही है, प्रोडक्ट से रिलेटेड आ रही है, सर्विसेज से रिलेटेड आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, टाइम शॉर्ट से शॉर्ट होता जा रहा है, तो प्रोसेसेस भी शॉर्ट से शॉर्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा है तो कल्चर लाइबिलिटी है। इसलिए कंपनीज को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि चेंज को अडाप्ट करना चाहिए। बैरियर्स टू चेंज, इफ देर इज स्ट्रॉन्ग कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कल्चर स्ट्रॉन्ग है ऑर्गेनाइजेशन में एंड एम्प्लॉयज आर स्टिक विद द रिचुअल्स एंड नॉर्म्स, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट चेंज। तो समटाइम ऐसा होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का होल्ड नहीं है इतना और एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने कल्चर के साथ स्टिक हो चुके हैं, तो वो चेंज को कम अडॉप्ट करेंगे या उसे अवॉइड करेंगे। फर्स्टली तो वो अवॉइड ही करेंगे। An asset in a stable environment may burden the organization and make it difficult to respond the change. अगर एक एसेट है जो स्टेबल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है तो वो बर्डन बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑब्वियसली, और वो जो चेंज है उसको अडॉप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जो स्टेबल एनवायरनमेंट्स हैं वहाँ पे चेंज का आना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए। बैरियर्स टू डाइवर्सिटी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु सपोर्ट्स बायस, अगर कोई बायस को सपोर्ट करती है, बिकम्स इनसेंसिटिव टू पीपल हु आर डिफरेंट, तो ऑब्वियसली वहां पे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और जो फॉर्मल कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी पॉलिसी है उसको इग्नोर किया जाता है। इन सच ऑर्गेनाइजेशंस एवरी न्यू एम्प्लॉय टू फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स। अगर कोई नया एम्प्लॉय है या कोई नया रिक्रूट है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में सेट होने के लिए या फिट होने के लिए जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है और बिहेवियर्स है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बैरियर्स टू एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, पहले होता था कि फाइनेंशियल एडवांटेज या प्रोडक्ट सिनर्जी देखी जाती थी मर्जर के टाइम पे, लेकिन अभी जो कल्चर कंपैटिबिलिटी है ये भी बहुत ज़रूरी है देखना। एज पर अ सर्वे बाय कंसल्टिंग फर्म, उसका नाम है जी ए टी केरने, इसके मुताबिक 58% ऑफ द मर्जर्स फेल्ड टू रीच द फाइनेंशियल गोल्स, सिर्फ इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट था ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में, कल्चर सेम नहीं था। एक एग्जांपल कोट की हुई है आपके बुक में, द मर्जर ऑफ अमेरिकन ऑनलाइन, ये ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं अमेरिकन, और ये एंड टाइम वार्नर, ये एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। इन 2001 इन्होंने ये मर्जर हुआ, और लेकिन क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस थे सो दे फेस द डिजास्टर्स फेलियर्स ऑफ द यूएस कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट, सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। Third topic of this chapter is creating and sustaining culture.
कल्चर डज नॉट डेवलप अनएक्सपेक्टेडली, मतलब ये अनएक्सपेक्टेडली नहीं डेवलप हो जाता और इन अ सडन वे, बट वंस इट्स एस्टेब्लिश्ड, बट लेकिन अगर एक दफ़ा ये एस्टेब्लिश हो जाए तो इट रियली फेड्स अवे, तो फिर इसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. हाउ अ कल्चर बिगिंस. Culture creation occurs in three ways. First, founders hire the employees who they think are alike. मतलब जो फाउंडर्स होते हैं कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के, वो उन एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं जो वो समझते हैं कि यार वो उन जैसे हैं, या जो उनका जो एटीट्यूड है या उनका जो बिहेवियर है वो सेम है या मिलता जुलता है एटलीस्ट. सेकंड, दे इंडोक्ट्राइन एंड सोशलाइज दीज एम्प्लॉयज़ टू देयर वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग. मतलब वो उन एम्प्लॉयज़ में जो फाउंडर्स हैं या जिन जो ओनर्स हैं कंपनी के, वो उन एम्प्लॉयज़ में वो अपनी जो सोच है उसको इंडोक्ट्राइन करवा देते हैं. मतलब वो अपना जो इंडोक्ट्राइन है, अपना जो आइडिया है, जो अपना ख्याल है, जो अपनी फिलॉसफी है, वो एम्प्लॉयज़ के माइंड में भी डिफ्यूज इन्फ्यूज़ कर देते हैं. ठीक है, उनको भी अपने तरह का बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी थिंकिंग में, उनकी फीलिंग में. Lastly, owner's own behavior encourages employees to identify their beliefs, values and assumptions. मतलब ओनर का जो अपना बिहेवियर ऑब्वियसली वो भी मैटर करता है. When the organization succeeds, founder's personality becomes embedded in the culture. मतलब अगर जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सीड करती है, वो सक्सेसफुल हो जाती है, या जो कामयाब कामयाब हो रही होती है, तो फाउंडर का जो अपना एटीट्यूड है वो भी उसमें मिलजुल जाता है या घुल मिल जाता है, उस तरह से एम्बेड हो जाता है उसमें. कीपिंग कल्चर अलाइव. वंस कल्चर इज इन प्लेस, अगर एक दफ़ा कल्चर प्लेस में आ जाए तो एम्प्लॉयज़ प्रैक्टिसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कीप्स इट अलाइव. एम्प्लॉयज़ की जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं वो उसको अलाइव रखती हैं, उसको ज़िंदा रखती हैं. फॉर एग्जांपल दैट इज़ सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इवोल्यूशन क्राइटेरिया. रिवॉर्ड दोज रिवॉर्ड दोज एम्प्लॉयज़ हु सपोर्ट द कल्चर एंड पेनलाइज दोज हु डोंट. तो ये सब वो प्रैक्टिसेस हैं जो एक कल्चर को अलाइव रखती हैं, जिंदा रखती हैं. इसमें सिलेक्शन आ जाता है. While selecting employees, selectors need to keep the most significant point in mind, whether the candidate will fit into organization or not. कि हम जो जिस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने पहले ऐड दिया है, फिर आपने उस पर टाइम स्पेंड किया है एक एम्प्लॉय को हायर करने में, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में फिट होगा. आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स whose values must match a good portion of the organizational culture. अब बिल्कुल एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर सकता किसी भी एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है या एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ, लेकिन एटलीस्ट जो गुड पोर्शन ऑफ एम्प्लॉय है या गुड पोर्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो एक दूसरे का मैच होना जरूरी है. इन ऑर्डर टू अवॉइड अ बिग मिसमैच, कंपनीज शुड प्रोवाइड कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स इन द एडवर्टीजमेंट. वो मतलब आप पहले ही एडवर्टीजमेंट में बता दें कि हमें किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, सो दैट द पर्सन फाइंड हिमसेल्फ एज मिसफिट फॉर द जॉब शुड नॉट अप्लाई, ताकि जो अपने आप को मिसफिट फील करे वो अप्लाई ना करे. देन टॉप मैनेजमेंट कैन इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर थ्रू देयर एक्शंस, वर्ड्स एंड बिहेवियर. ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि टॉप मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. वेदर मैनेजर्स सपोर्ट इनोवेटिव आइडियाज और नॉट, what actions result in pay rise, rewards and promotions, office dress code, etc. Socialization. An employee who join a new company, जब भी एक एम्प्लॉय नई कंपनी में जाता है तो उसको असिस्टेंस चाहिए होती है चीज़ें सीखने के लिए, वहाँ का कल्चर सीखने के लिए, इवन काम सीखने के लिए भी. दिस हेल्प और असिस्टेंस इज कॉल्ड एज सोशलाइजेशन. Socialization is a three step process which are pre-arrival stage, encounter, and metamorphosis. Each step has an impact over an employee's performance, commitment to organization's objective, and eventual decision to stay with the organization or not. मतलब वो stay करेगा या नहीं करेगा. मतलब इनका जो ये जो 3 प्रोसेसेस थे, इसका इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे, कमिटमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, या फिर whether he wants to stay or not. Pre-arrival, encounter, metamorphosis,
और आउटकम्स क्या हैं जी? प्रोडक्टिविटी, कमिटमेंट एंड टर्नओवर। प्री अराइवल स्टेज, ऐसा ख्याल किया जाता है कि जो एक न्यू एम्प्लॉय आ रहा है कंपनी में, उसके अपने भी सेट ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशंस हैं अबाउट द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय इज, एम्प्लॉय का या किसी का भी, अगर आपने उसके एटीट्यूड या बिहेवियर का आपने फ्यूचर की प्रिडिक्शन करनी है तो आप उसका पास्ट बिहेवियर देखेंगे, ऑब्वियसली उससे वो मैच ही करता होगा। बहुत कम केसेस हैं कि अगर वो वेरी करे या चेंज हो। चेंज हो जाता है बट इट्स डिफिकल्ट, और लोग कम ही चेंज करते हैं। टू फाइंड द बेस्ट सुटेबल एम्प्लॉय वाइल पोस्टिंग जॉब एडवर्टाइजमेंट, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। मेंशन द स्किल्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर एंड इन्फॉर्म पीपल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता दें कि हम कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे, so that if a person finds himself as misfit will probably not apply, वो अप्लाई नहीं करेगा। देन कम्स द एनकाउंटर स्टेज, ये वो स्टेज है कि जब एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है और वो एक्सपीरियंस करता है कि जो उसके प्री सेट एक्सपेक्टेशंस थी और रियलिटी, वो अबाउट द जॉब एंड एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ एंड रियलिटी आर फेयरली एक्यूरेट, अगर तो वो उसके एक्सपेक्टेशंस ठीक थी, then it would be easier for employee to settle, which is often not the case, जो कि अक्सर केस नहीं होता। कुछ ना कुछ तो मिसमैच लाजमी होता है, समटाइम ज़्यादा भी होता है, और ज़्यादा के केस में एम्प्लॉय रिज़ाइन भी कर सकता है। एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस शुड रिड्यूस दिस आउटकम। कौन सा वाला आउटकम? रिज़ाइन वाला, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई होती है, पैसे खर्च हुए होते हैं, टाइम स्पेंड हुआ होता है। Newcomers work more passionately when colleagues become friends and help him to learn the things quickly. अगर आपके जो कलीग्स हैं वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आपको सपोर्टिव हैं, तो आप चीज़ें जल्दी सीखेंगे और कंपनी में अच्छा फील करेंगे आप। Metamorphosis. There are two types of practices used to bring in order the differences found in the newcomers in comparison with the organization environment. First is institutional and the second is individual. अब जब आपने प्री अराइवल स्टेज थी, देन एनकाउंटर स्टेज थी, तो कुछ ना कुछ तो मिसमैच आता है। तो उस मिसमैच को या उन डिफरेंसेस को अलाइन करने के लिए दो तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस हैं और एक इंडिविजुअल हैं। इंस्टीट्यूशनल में आर मोर फॉर्मल, कलेक्टिव, सीक्वेंशियल, फिक्स्ड, सीरियल सोशलाइजेशन प्रोग्राम्स एंड एम्फसाइज द डाइवर्सिट्योर। अच्छा, ये डाइवर्सिट्योर नहीं है, डाइवर्सिट्योर है, TITUR ही है। मैं इसको यहाँ पे नोट्स में भी ठीक कर दूंगा मैं यहाँ पे। और इस टर्म को हम आगे हम मज़ीद एलाबोरेट भी करेंगे। मतलब ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसा कि द कॉमन एग्जांपल इज पुलिस डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट, जहाँ पे पूरा पूरा बैच हायर होता है और फिर उनको पूरी ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं और तब फिर वो कंपनी के साथ मिलजुल जाते हैं। और इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस आर इनफॉर्मल, वो इतनी फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल होती हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे होती हैं। मतलब आपने फदन काम करना है, रैंडम वेरिएबल, और ये डिसजंक्टिव, लैक कंसिस्टेंसी, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। क्योंकि ये जो काम है पुलिस डिपार्टमेंट वाला, इसमें तो कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए ना, फायर डिपार्टमेंट में भी, और इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। दिस मेक्स एम्प्लॉयज मोर इनोवेटिव, एम्प्लॉयज इसमें ज़्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं। It is commonly used in research-based firms, development and advertising and filmmaking firms. इसमें individual practices are more in vogue. ये socialization की टेक्निक्स हैं, वो मैंने पूरी की पूरी जो पिक्चर है उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया था, आपकी बुक में गिवन है। एंट्री सोशलाइजेशन ऑप्शंस, इसमें हाईलाइट मैं नहीं कर सकूंगा, बस इसी तरह से कर सकता हूँ कि मैं क्लिक कर लूँ पूरा। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल. The more a new employee is segregated from the ongoing work setting and differentiated in some way to make explicit his or her newcomer's role, the more socialization is formal. कहने का मतलब ये है कि अगर एक एम्प्लॉय नई ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है और उसे अगर अलहदा से ट्रीट किया जाए,
उसे इन्वॉल्वमेंट कम दी जाए शुरू में, मतलब आप सिखाएं ऑब्वियसली, लेकिन ये कि हर टाइम तो उसको नहीं साथ किया जा सकता एडजस्ट, क्योंकि आपकी स्पीड उससे कम होती है काम करने की अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आता है। देर कैन बी सेवरल रीजंस ना, ये नहीं कहना चाह रहा मैं कि आपने कुछ छुपा के करना है, नो, सिर्फ इसलिए कि समटाइम काम की पेस कम हो जाती है, या आप अगर काम करें, आप नेक्स्ट लेवल का काम करें और जो आपने न्यू एम्प्लॉय हायर किया है उसको भी ऑब्वियसली आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, तो अगर तो आप उसे थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं काम से या उस तरह से, तो वो फॉर्मल हो जाता है थोड़ा सा। और जो इनफॉर्मल है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर एग्जांपल्स। इनफॉर्मल सोशलाइजेशन पुट द न्यू एम्प्लॉय डायरेक्टली इनटू द जॉब, वो डायरेक्टली जॉब पे लगा देते हैं विद लिटल और नो स्पेशल अटेंशन, मतलब उसको इतनी खास कोई टेंशन नहीं मिलती। देन इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव, न्यू मेंबर्स कैन बी सोशलाइज्ड इंडिविजुअली, दिस डिस्क्राइब्स हाउ इट्स डन इन मेनी प्रोफेशनल ऑफिसेज, मतलब एक एम्प्लॉय हायर हुआ और आपने उसी के ऊपर फोकस करना है, उसी को आपने ट्रेन करना है और उसी को आपने सिखाना है सब कुछ। They can also be grouped together and processed through an identical set of experiences as in military boot camp. मिलिट्री बूट कैंप की एग्जांपल है यहाँ पे। वैसे अगर आप देखें जैसे जो बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो अपनी सेल्स टीम हायर करते हैं तो वो भी ग्रुप्स के फॉर्म में करते हैं, एक बैच के फॉर्म में करते हैं। 10 का बैच हो सकता है, 5 का बैच हो सकता है, मतलब मोर देन वन, 2 और 3, तो इवन 20 का बैच होता है, 25 का बैच, 30 का बैच, अच्छा काफ़ी बड़े बैच होते हैं इसमें। और उनको इकट्ठी ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर वो इकट्ठे फ्लोर पे जाते हैं या वो मार्केट में जाते हैं और वो काम करते हैं। तो दिस वाज इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव। देन फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल। फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल में ये है कि पहले एक एम्प्लॉय जाता है एक कंपनी में, वो काम सीखता है और कुछ अरसे उसके साथ एसोसिएट रहता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक के, एक जैसे लॉ फर्म में पहले वो एसोसिएट रहता है अकाउंटिंग एंड लॉ फर्म्स में, एक कोई भी कैंडिडेट, और उसके बाद वो उसका पार्टनर बनता है। और जो वेरिएबल है उसमें कोई शेड्यूल्ड नहीं होता कि आप कितने अरसे हमारे साथ लगाएंगे, बस वो उस पर डिपेंड करता है उसके काम पे और उसके जो एडवांसमेंट है, या मतलब जो वो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे करेगा, या प्रोग्रेस है वो, कि जब तक वो तैयार नहीं होता, जब वो सीख ले काम तो वो आगे आ सकता है, या जब आगे वैकेंसी खाली हो। देन सीरियल वर्सेस रैंडम। Serial socialization is characterized by the use of role models who train and encourage the newcomer. मतलब आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनर हायर हुआ होता है जो कि चीज़ें सिखाता है, काम सिखाता है। Apprenticeship and mentoring programs are examples. In the random socialization, role models are deliberately withheld. उसमें कोई रोल मॉडल वगैरह नहीं होते, कोई स्पेशल ट्रेनर्स वगैरह नहीं होते। न्यू एम्प्लॉयज आर लेफ्ट ऑन देयर ओन टू फिगर आउट थिंग्स, मतलब उनको बस काम पे लगा दिया जाता है, वो खुद चीज़ें सीखते हैं, उन्होंने जो पूछना वो पूछते हैं और इस तरह से। नाउ दिस इज द पॉइंट, इन्वेस्टिच्योर एंड डाइवेस्टिच्योर। ये हमने ऊपर पॉइंट मिस किया था और कहा था कि हम इसको आगे देखेंगे। इन्वेस्टिच्योर का मतलब ये है, इन्वेस्टिच्योर सोशलाइजेशन assumes that the newcomers qualities and qualifications are necessary ingredients for job success, कि अगर उसने अपनी जॉब में सक्सेस लेनी है तो उसकी अपनी जो क्वालिटीज़ हैं और उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो दीज क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस आर कन्फर्म्ड एंड सपोर्टेड, मतलब उनको कन्फर्म भी किया जाता है पहले और फिर उनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया जाता है ताकि वो उसमें अपनी जो काम है उसमें सक्सेस हासिल कर सके। और जो डाइवर्सिट्योर है, इसमें इन जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको इग्नोर कर देते हैं, मतलब इनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि फ्रेटर्निटी एंड सोरोनिटी, मतलब फ्रेटर्निटी एंड सोरोरिटी का मतलब जो है याराना तौर पे, मतलब उसको बस मिलाया, साथ मिलाया, बस ठीक है, हायर किया और बस काम सिखाना शुरू कर दिया और वन डे ही विल बी ट्रेंड और वो आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। वैसे मैंने ये साथ लिखा हुआ है कि लर्न डिटेल्स फ्रॉम द बुक। समरी, हाउ कल्चर फॉर्म, के कल्चर कैसे बनता है। फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर, सबसे पहले कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडर है, जो ओनर है, उसकी क्या फिलॉसफी है। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या रखता है। टॉप मैनेजमेंट,
फिर जो एम्प्लॉयज़ हायर होंगे उनकी सोशलाइजेशन, उस सब के बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो बिल्ड होता है। ओरिजिनल कल्चर डिराइव्स फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर। ऑब्वियसली जो फाउंडर है, जो ओनर है, उसके माइंड में कुछ होगा, वो किसी तरह से कंपनी को लेकर चलना चाह रहा होगा। एंड दिस फिलोसफी ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द हायरिंग क्राइटेरिया। ऑब्वियसली वो अपने इनिशियली तो वो स्टार्ट में तो वो नहीं ना बिल्कुल कि किसी के हाथ में दे देगा कि यार ठीक है आप मेरे लिए स्टाफ हायर करें, नहीं, उसने खुद स्टाफ हायर करना है। एटलीस्ट वो मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर तो खुद हायर करेगा ना। तो जो हायरिंग क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। Top management action and socialization also play a great part in the development of the culture, as new and old employees learn what is expected from them and what is not. कि जो टॉप मैनेजमेंट की जो एक्शंस हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जो लो लेवल एम्प्लॉयज़ हैं या जो उसके कलीग्स हैं वो उन्हीं से सीखते हैं। वो देखते हैं कि यार अच्छा हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे तो हम आगे सक्सेसफुल होंगे। Through socialization, it is made sure that the behaviors and attitudes of new employees are now matching with the prevailing organizational norms. मतलब आफ्टर द सोशलाइजेशन प्रोसेस हम इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि नाउ एम्प्लॉयज़ आर रेडी टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो उनके एटीट्यूड्स थे, उनके जो नॉर्म्स थे, वो अब ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के साथ काफ़ी हद तक मैच कर रहे हैं। दिस वाज द थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ एम्प्लॉयज लर्न कल्चर। एम्प्लॉयज कैसे कल्चर सीखते हैं? कल्चर इज ट्रांसमिटेड टू एम्प्लॉयज थ्रू स्टोरीज, रिचुअल्स, मटेरियल सिंबल्स एंड लैंग्वेज। स्टोरीज, ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर जो उनके पुराने एम्प्लॉयज होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, या अपने जो जूनियर स्टाफ है या जो न्यू कमर्स हैं उनको स्टोरीज सुना रहे होते हैं, या उनको बस स्टोरी टेलिंग होती है, या इंसिडेंट्स बता रहे होते हैं कि जो ओनर हैं या जो फाउंडर हैं उन्होंने किस तरह से क्या मुश्किलात उन्होंने उनका सामना किया, और किस तरह से उन्होंने ये कंपनी बनाई, किस तरह से लोगों को ट्रीट किया, उनका बिहेवियर कैसा होता था, वो एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते थे, कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते थे। तो इस तरह की स्टोरीज़ जिससे कस्ट जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको सीखने को मिलता है कि अच्छा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो कैसा है, या जो हमारे बॉसेज हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे उन्हें सुनने को मिलता है कि सम एम्प्लॉयज वर अवॉर्डेड, तो उनको अवार्ड क्यों दिया गया, एंड ऑन विच बेसिस एन एम्प्लॉय वाज फायर्ड फ्रॉम द जॉब, और किस बेस पे एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया गया। देन रिचुअल्स, रिचुअल्स कहते हैं, तकरीबात को कह सकते हैं आप, आर रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट एक्सप्रेस एंड रीइंफोर्स द की वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिजाइन अ राइट ऑफ पैसेज। राइट ऑफ पैसेज मतलब रास्ते में एक इवेंट आप कह लें। ये होता है समटाइम कि एक हम कह सकते हैं कि जब एक नया एम्प्लॉय एक कंपनी में आता है तो राइट ऑफ पैसेज ही हो गया ना, मतलब वो एक कंपनी से निकल के दूसरी कंपनी में आया है, या अगर वो पहले अनएम्प्लॉयड भी था तब भी वो एक नई कंपनी में आया, तो इट्स अ पैसेज। राइट ऑफ पैसेज मतलब कि उसके ये जो रास्ता है उसमें एक इवेंट आ गया। लाइक हम जो नई ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू एम्प्लॉय है उसके लिए आप एक पार्टी अरेंज कर लें, वेलकम पार्टी टाइप। सेलिब्रेट बिजनेस सक्सेस, बिजनेस सक्सेस को सेलिब्रेट करें। इनकरेज पीपल, लोगों को इनकरेज टू टेक साइड। सेलिब्रेट फेलियर, फेलियर को सेलिब्रेट करें, जैसे हमने पहले एक टॉपिक में पढ़ा है। बिल्ड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक दूसरे के साथ वो कितने अटैच्ड हैं। सेलिब्रेट फेलियर है, ये हमने वहाँ पे पढ़ा है, नहीं ये हमारा एक रिसर्च पेपर था, उसमें हमने देखा था कि जो प्रॉक्टर एंड गैबल के जो आई गेस जीएम है या सीईओ हैं, वो अपनी प्रोडक्ट फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? ताकि उससे सीख सकें, चीज़ें सीख सकें। तो सेलिब्रेट फेलियर। Material symbols. International firms are now transferring from closed closed rooms, offices to open halls, meeting tables. This
This shows companies preference openness, creativity, innovation, and still there are companies who provide closed offices to its employees. दो किस्म की कंपनियां हैं, एक में जो है वो प्रॉपर ऑफिसेज नहीं होते, साइड पे टेबल लगे होते हैं, सब शेयर्ड काम कर रहे होते हैं एक ही हॉल में, किसी का भी जो काम है ना वो ढका छुपा नहीं होता, और वो एक दूसरे की ऑब्वियसली हेल्प भी कर रहे होते हैं. लेकिन स्टिल देयर आर कंपनीज जो कि अभी भी क्लोज्ड ऑफिसेज प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. In some companies, senior executives are given chauffeur-driven cars, and in some companies, executives जो ड्राइवर्स ड्राइव द कार्स themselves. कुछ में ड्राइवर भी मिलता है गाड़ी के साथ और कुछ में वो खुद ड्राइव करते हैं. These are the examples of material symbols which tells employees what is important to the company, कि कंपनी के लिए क्या important है. The type of behavior top management desires, such as participation, risk taking, कंजर्वेटिव, इंडिविजुअल और सोशल, मतलब किस तरह का जो बिहेवियर है कंपनी का और वो क्या एक्सपेक्ट करती है. लैंग्वेज. Different acronyms and jargons are used in the organizations and among different departments to help members identify with the culture. अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं जो कि कल्चर का पार्ट बन जाती हैं. मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मैं एक जगह पे जॉब कर रहा था और उन्होंने मुझे एक वर्ड टाइप करने के लिए कहा ना, और मुझे वो समझ नहीं आई पहले इनिशियली. देन उन्होंने कहा अल्फा हैरी माइक चार्ली, तो वो मैंने वाकई में अल्फा हैरी माइक चार्ली टाइप करना शुरू कर दिया. लेटर आई केम टू नो, मुझे पता चला कि नहीं, अल्फा मीन्स ए, हैरी मीन्स एच, माइक मीन्स एम एंड सी मीन्स चार्ली. मतलब वो मुझे उसके अल्फ़ाबेट्स बता रहे थे, मतलब मुझे वो जो है स्पेल करके बता रहे थे मुझे. तो और वहाँ पे उस हमारी जो कंपनी थी उसमें ये वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज होते थे ताकि जो किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. सो दिस वाज द फोर्थ टॉपिक, creating an ethical organizational culture. Organizations with the ethical organizational culture are be like high in risk tolerance, मतलब रिस्क को टॉलरेट किया जाता है, अगर कोई रिस्क लेता है तो उसको टॉलरेट करते हैं. लो टू मॉडरेट इन एग्रेसिवनेस, एग्रेशन को कंट्रोल किया जाता है. फोकस्ड ऑन मीन्स एज वेल एज रिजल्ट्स, मतलब एम्प्लॉयज की एफर्ट देखी जाती है, ना कि सिर्फ रिजल्ट के रिजल्ट ठीक आया या नहीं आया. जो उसने एफर्ट पुट की है, जो मीन्स उसने यूज किए हैं, उनको भी अप्रिशिएट किया जाता है अगर वो ठीक थे तो. दिस टाइप ऑफ कल्चर टेक्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड बैलेंसेस द राइट्स ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, जिसमें एम्प्लॉयज, कम्युनिटी एंड स्टॉक होल्डर्स ये सब शामिल हैं. ऑब्वियसली अगर ये सब चीज़ें होंगी तो आपके जो ताल्लुकात हैं वो सबके साथ ठीक रहेंगे और वो सबके बेनिफिट में भी जाएंगे. Organizations with high ethical standards should have a powerful and positive impact on employees' behavior. Following are the ways to develop ethical culture. Be a visible role model. Obviously, अगर टॉप मैनेजमेंट खुद ठीक है या अगर वो खुद उसके अपने स्टैंडर्ड्स ठीक हैं और जो वो क्लेम करते हैं वो वैसे ही एक्ट करते हैं, तो वो एक बेंचमार्क बन जाएगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसी को फॉलो करेंगे. Actions of top management sets benchmark for the appropriate behavior. तो जो बाकी स्टाफ है उसको ऑब्वियसली वो देख के सीखेगा या उसे आइडिया हो जाएगा कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है. कम्युनिकेट एथिकल एक्सपेक्टेशंस. आप एम्प्लॉयज को बताएं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब आप किस तरह की का बिहेवियर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. टेल एम्प्लॉयज क्लियरली व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. प्रोवाइड एथिकल ट्रेनिंग. सेमिनार्स करवाएं, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू मेक द एम्प्लॉयज लर्न एथिकल वैल्यूज एंड बिहेवियर्स. इवन पाकिस्तान में भी बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सी बड़ी फर्म्स हैं जो ये सब कुछ करवाती हैं. उनके सेमिनार्स होते हैं, उनके वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिससे एम्प्लॉयज सीखते हैं अपने बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए. काफ़ी जगह पे सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है,
कि आपने बात कैसे करनी है। विजिबली रिवॉर्ड एथिकल एक्ट्स एंड पनिश अनएथिकल वंस, मतलब उनको रिवॉर्ड करें जो आपका जो मोटिव है या जो आप जिस तरह से कंपनी को लेकर चलना चाह रहे हैं, या वो एम्प्लॉयज़ जो आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरते हैं उनको रिवॉर्ड करें, और जो उसके अगेंस्ट जाते हैं उसको पनिश करें। प्रोवाइड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, मतलब उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो आपको रिपोर्ट करें, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज़ हु रिपोर्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपको रिपोर्ट करें कोई भी अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो आप उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रिपोर्ट करें और वो कम हो सकें। ऑब्वियसली वो रिपोर्ट होंगी तो कम होंगी ना। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। Positive organizational culture can be created by putting emphasis on building employees' strengths, reward more than it punishes, and emphasize individual vitality and growth. एक एक करके देख लेते हैं। Building on employee strengths. Most of the employee don't know what about their strengths. ज़्यादातर लोगों को उनकी strengths का नहीं पता होता। It's better if you find a chance to work in an organization that helps you to discover your strengths and learn how to make most out of them. मतलब इससे अच्छी बात और कोई नहीं है कि आपको किसी ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिले जिसका जो कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वो आपकी हेल्प करे और आपको इस तरह से हेल्प करे कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जान लें और उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। तो देन यू आर सो लकी। एज पर लैरी हैमंड, सीईओ ऑफ ऑगलेस प्रोविको, ये जनाब एग्री बिजनेस कंपनी है, सेज इफ यू रियली वांट टू एक्सेल यू हैव टू नो योरसेल्फ। अगर आपने एक्सेल करना है ज़िंदगी में तो आपको अपने आप को जानना है, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानना है। यू हैव टू नो व्हाट यू आर गुड एट, कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, एंड यू हैव टू नो व्हाट आर यू नॉट सो गुड एट, जो काम आप बहुत अच्छे तरीके से या अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिवॉर्डिंग मोर देन पनिशिंग, मतलब हर टाइम पनिशमेंट की तरफ नहीं जोर होना चाहिए, रिवॉर्डिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए। रिवॉर्डिंग इज नॉट ओनली पे राइज और प्रमोशंस, सिर्फ ये दो चीज़ें रिवॉर्डिंग में नहीं आती। एंड मैनेजर्स ऑफन इग्नोर द पावर ऑफ स्मॉलर एंड चीपर रिवॉर्ड्स सच एज प्रेज। आप प्रेज करें, आप एक्नॉलेज करें, जो अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो आप उसे मतलब उसने जो काम किया है आप उसको डांटने की बजाय, अगर वो काम गलत हो गया है या उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप उसको ना देखें, आप उसने जो एफर्ट पुट किया है आप उसको एक्नॉलेज करें। इट्स अबाउट कैचिंग एम्प्लॉयज डूइंग समथिंग राइट, कि क्या वो काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई काम ठीक कर रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एम्प्लॉयज डोंट आस्क फॉर इट, एम्प्लॉयज इसके बारे में ना डिमांड नहीं करते, और मैनेजर्स ऑफन ऑफन डोंट रियलाइज द कॉस्ट ऑफ फेलिंग टू गिव इट, और मैनेजर्स इस चीज़ को अक्सर नहीं समझ पाते कि उन्होंने क्या लूज कर दिया है अप्रिशिएट या प्रेज ना करके। Emphasizing vitality and growth, organization with positive culture recognizes the difference between a job and a career. जॉब तो वो आपके पास कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, या वो अगर कोई अच्छी कंपनी है और वो ये समझे तो कि उसने जो उसके पास एम्प्लॉय काम कर रहा है उसने उसका करियर भी बनाना है। दे सपोर्ट एम्प्लॉयज contribution to organizational effectiveness but also help them become more effective both personally and professionally. Then limits of positive culture. Is positive culture a cure all? क्या ये सब बीमारियों की का हल है या हर मसले का हल है ये? If a positive culture is introduced in the organization, एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए फॉर एग्जांपल, और एम्प्लॉयज आर गिवन चांस टू फाइंड देयर बेस्ट स्ट्रेंथ्स, rewarding employees performing well, supporting employees in becoming more effective. But still, what about those employees who fail to take part in it? मतलब जो अपने स्ट्रेंथ्स को भी अगर फॉर एग्जांपल नहीं पहचान पाते तो वो एम्प्लॉयज उनका क्या होगा, या वो क्या सोचेंगे, क्या वो इस हिसाब से कंपनी में चले जाएंगे या क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा इस पॉजिटिव कल्चर का।
So this is the question. Spirituality and organizational culture. What is workplace spirituality? Workplace spirituality is to say that people have an inner life which nourishes and is nourished by the meaningful work in the context of community. मतलब जो वो काम कर रहे हैं उसका कोई पर्पस होना चाहिए और वो कम्युनिटी के साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं, लोगों के साथ भी मिलना चाहते हैं. पीपल फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन देयर वर्क. लोग ऑब्वियसली काम का कोई मकसद ढूंढते हैं एंड वांट टू कनेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग्स एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. क्योंकि वो एक कम्युनिटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो वो कम्युनिटी के साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं. जॉब डिज़ाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आर मच रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. मतलब ये जो हमने टॉपिक्स पहले भी पढ़े हैं, जॉब डिज़ाइन और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज के ऐसा लीडर जो मोटिवेट कर सके, ठीक है, थॉट्स को पॉजिटिव सेंस में. वाई वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी? स्टडी ऑफ इमोशंस इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. जैसा कि अगर हम इमोशंस को पढ़ें तो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो द स्टडी ऑफ वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प बेटर अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर इन द फ्यूचर. देख लेते हैं कैसे. स्पिरिचुअलिटी कैन काउंटर बैलेंस द स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ द टर्बुलेंस पेस ऑफ लाइफ. क्योंकि ज़िंदगी पहले ही बहुत तेज़ी से गुजर रही है और लोगों की टेंशनें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं. तो जो स्पिरिचुअलिटी है, अगर वो वर्क प्लेस पे होगी तो वो काउंटर थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर देगी. पीपल हु लैक फेथ, जिन लोगों का ईमान कम होता है या जो फेथ लैक इन फेथ हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी अपनी एम्प्टीनेस जो है ना वो उसको फिल कर सकें. तो अगर वो वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी होगी तो उनके लिए भी थोड़ा काम करना आसान होता है. पीपल वॉन्ट टू इंटीग्रेट द प्रोफेशनल लाइफ वैल्यूज विद द पर्सनल लाइफ. मतलब वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मिला के चलना चाहते हैं साथ साथ. जॉब डिमांड्स हैव मेड द वर्कप्लेस डोमिनेंट इन मैनी एम्प्लॉयज लाइव्स. स्टिल दे डोंट फाइंड द मीनिंग ऑफ देयर वर्क. लोग मतलब जो लाइन थी काम और उनके फ्री टाइम में, वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुकी है. मतलब पता ही नहीं चलता कि एम्प्लॉय फ्री है या काम पे है. खासतौर पे ये जो सेल्स स्टाफ है, इनको तो हर टाइम कॉल्स आ रही होती हैं, तो क्योंकि कस्टमर क्यूरीज होती हैं और ये जॉब रिक्वायरमेंट्स भी हैं. स्टिल दे डोंट फाइंड द मीनिंग ऑफ देयर वर्क. मैनी पीपल फाइंड दैट देयर डिज़ायर फॉर मटेरियल एक्विजिशंस, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते जा रहे हैं, बट स्टिल दे आर अनफिल्ड. क्योंकि वो जो उसे कहते हैं कि मैंने ये चीज़ भी हासिल करनी है और ये चीज़ भी हासिल करनी है, तो उस चीज़ ने उन्हें वो किया हुआ है, अनफिल्ड किया हुआ है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन. Characteristics which differentiate spiritual organization from non-spiritual counterparts are benevolence. Spiritual organizations promote the happiness of employees and other organization stakeholders. मतलब वो हैप्पीनेस को प्रमोट करते हैं एंड वैल्यू शोइंग काइंडनेस टुवर्ड्स देम, और उनकी तरफ आप काइंडनेस शो करते हैं. Strong sense of purpose. These organizations design culture around a meaningful purpose. Profits are important, but not primarily value of the organization. मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होता हर टाइम, उनकी अपनी वैल्यूज भी होती हैं. ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट एम्प्लॉयज विद स्टीम एंड वैल्यू. मतलब आप उन्हें इज्जत देते हैं और उनकी वैल्यू करते हैं. म्यूचुअल ट्रस्ट होता है दोनों तरफ से ऑब्वियसली. ऑनेस्टी एंड ओपननेस. ओपन माइंडेडनेस. These organizations promote and support creative minds. Achieving a spiritual organization. Many organizations want to go spiritual but find difficulty when it implementing its principles. जब आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है. ये कैसे किया जा सकता है?
फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉयज विद द वर्क लाइफ बैलेंस, वही बात है कि वर्क और लाइफ को आपने बैलेंस करके चलना है. मैनेजर्स कैन डिमोन्स्ट्रेट वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर दैट कैन ट्रिगर द इंट्रिंसिक मोटिवेशन. के जो एम्प्लॉयज, मैनेजर्स को चाहिए कि वो ये इस बिहेवियर को प्रमोट करें, ताकि इस तरह से कि एम्प्लॉयज की जो अपने अंदर से इंटरनल मोटिवेशन जो है वो वो भी जाग जाए और वो खुद से काम करना शुरू करें, या खुद से वो काम में मीनिंग तलाश करें और वो खुशी भी महसूस करें. टेल एम्प्लॉयज हाउ देयर वर्क प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ पर्पस थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग. आप उन्हें बताएं कि आपका जो काम है वो किस तरह से हेल्प कर रहा है लोगों की, या वो कंपनी के या कम्युनिटी के किस तरह से काम आ रहा है. देन काउंसलिंग है, ग्रुप काउंसलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट विल आल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअल. क्रिटिसिज्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या क्या है. 3 क्वेश्चन हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, इसके साइंटिफिक फाउंडेशंस क्या हैं. वेरी लिटिल रिसर्च इज मेड ऑन दिस. स्पिरिचुअलिटी इज डिफाइंड सो ब्रॉडली फ्रॉम द इंडिविजुअल जॉब्स, के लोगों की जॉब रोटेशन से लेके टू कॉर्पोरेट रिट्रीट एट मेडिटेशन सेंटर. कॉर्पोरेट रिट्रीट कहते हैं कि ऐसा इवेंट जो कि काम से बाहर जाके किया जाए, मतलब आप इसको लेजर टाइम भी कह सकते हैं या कोई सेरेमनी टाइप कह सकते हैं. सेकंड, आर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बीइंग लेजिटिमेट, क्या ये लेजिटिमेट हैं. पहला क्या था कि क्या वो साइंटिफिक लॉजिक है उनके पास या साइंटिफिक फाउंडेशंस हैं. सेकंड इज कि क्या ये लेजिटिमेट हैं. डू ऑर्गेनाइजेशंस हैव राइट टू इम्पोज द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑन देयर एम्प्लॉइज, कि वो लोगों के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज जो हैं वो इम्पोज करें. इज ब्रिंगिंग गॉड एंड रिलीजन इन द बिजनेस इज राइट, कि क्या ये अल्लाह ताला को दरमियान में लाना और मजहब को दरमियान में लाना वो सही है. ये पॉसिबल है कि मे सम एम्प्लॉयज फील अनईजीनेस विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्या पता कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो अनईजी फील करें. बट इट इज एक्सेप्टेबल इफ इट इज लिमिटेड टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं, लाइक हेल्पिंग ईच अदर एंड फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ. अगर तो यहीं तक स्पिरिचुअलिटी है फिर तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है. जो कि हमने पहले पढ़ा भी है उसमें तो जो स्टार्ट में जो पॉइंट रेज हुए थे वो तो यही थे कि आपने काम में मकसद तलाश करना है और कम्युनिटी में लोगों के साथ मिलजुल के रहना है. थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज आर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉफिट बीइंग कंपैटिबल, क्या ये प्रॉफिट्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ कंपैटिबल हैं, चल सकते हैं. इट इज़ द कंसर्न ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का कंसर्न है ऑब्वियसली और स्टेक होल्डर्स का भी कंसर्न है. But research have shown that in spiritual organizations, employees are more motivated, जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, जॉब इन्वॉल्वमेंट है और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी है इस चीज़ के अंदर. ये आपका टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जी. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 16 इज, ये 8th टॉपिक है, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस. ये मैं यहाँ पे 16.8 लिखना भूल गया हूँ. Organizational culture reflects national culture and it is so powerful that it often goes beyond the national boundaries. जो नेशनल कल्चर होता है वो, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर फॉलो हो रहा होता है वो अक्सर नेशनल कल्चर होता है, ठीक है, वो उस मुल्क का अपना कल्चर होता है और ये इतना पावरफुल होता है कि समटाइम्स ये नेशनल बाउंड्री से बाहर निकल जाता है. कल्चर वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री जो कल्चर है वो वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल एयर एशिया जो कि एक मलेशियन बेस्ड फर्म है, मलेशियन बेस्ड एयरलाइन है, इन्फोसिस इनफॉर्मल ड्रेसेस टू अवॉइड द स्टेटस डिफरेंसेस. मतलब वहाँ पे फॉर्मल ड्रेसेस को इतना वो नहीं सराहा जाता, बल्कि वो इन्फोर्स करते हैं कि इनफॉर्मल ड्रेसेस पहने जाएं और कोई भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल होके ना आए ताकि स्टेटस डिफरेंसेस फील ना हो. दे होल्ड पार्टीज, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है एंड नो प्राइवेट ऑफिस, और किसी के पास कोई प्राइवेट ऑफिस नहीं है. मलेशियाज कल्चर इज कलेक्टिविस्टिक, मतलब वो मिलजुल के रहने वाले, कलेक्टिविज्म
वाला इनका कल्चर है। ऑन द अदर हैंड, द कल्चर एट यूएस एयरवेज डोंट हैव द सेम कल्चर। उनका ये सेम कल्चर नहीं है ऑफ इनफॉर्मेलिटी एज इन द एयर एशिया। मतलब दे आर नॉट सो इनफॉर्मल, बल्कि जो यूएस का कल्चर है दैट इज वेरी फॉर्मल। नाउ इफ यूएस एयरवेज वांट टू स्टार्ट ऑपरेशंस इन मलेशिया या फिर मर्ज विद एयर एशिया, या तो वो अपने यूएस एयरवेज मलेशिया में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहें, या अगर वो मर्जर करना चाहें एयर एशिया के साथ, तो इट विल हैव टू टेक दीज कल्चरल डिफरेंसेस इनटू अकाउंट। मतलब उनको ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो उनके बारे में सोचना होगा। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर कल्चरल डिफरेंसेस हैं दो कंपनीज में, तो वो मर्जर में उनके फेलियर के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर 16 कंप्लीट हो जाता है। आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो मेरी वेबसाइट है उसमें भी चैट का ऑप्शन आ रहा है, आप उसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं।